ओके, शैल वी स्टार्ट नाउ? स्टार्ट करें? क्या बोल रहे हैं आप लोग? अगर आप तो यस तो पढ़ लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से मुझे बताइए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन, जिसका सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 क्या है? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन ये हमको कहता है कि कैपिटल गेन लगाने के लिए आपको 4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला क्या? देयर मस्ट बी अ कैपिटल, व्हाट? कैपिटल एसेट। एक कैपिटल एसेट होना चाहिए। कौन बताएगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए। कौन बताएगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। एंड वो ट्रांसफर से आपको गेन होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, और वो आपका जो गेन होगा वो गेन आपका एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको ये गेन होता है, साथ साथ हमने क्या देखा? सेक्शन 46 एंड सेक्शन 47 के हिसाब से एसेट ट्रांजैक्शन जो कि ट्रांसफर नहीं कहलाएंगे, वो भी हम देख लेंगे। हमने देख लिया। उसके बाद जो ट्रांसफर हुआ, जो ट्रांसफर हुआ उस ट्रांसफर से आपको गेन हुआ, तो ये गेन जो है आप ये कंप्यूट करोगे। ठीक है, ये कौन बताएगा आपको? सेक्शन 48 बताएगा। तो ये बताएगा आपको जो गेन हुआ वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, ये हमको पता चलेगा सेक्शन 48 से। तो अभी हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे सेक्शन 48। तो चलिए लिखिए मेरे साथ आप लोग। computation of capital gain, section 48। ठीक है, गेन कितने प्रकार के हो सकते हैं आपके? 2 प्रकार के। ठीक है, तो चलिए एक एक करके दोनों को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले लिखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे लिखेंगे, कैसे निकालेंगे इसको? देखिए आप लोग ऐसे कर लीजिए इसको। पर्टिकुलर्स अमाउंट, एंड हम कर रहे हैं रुपीज में काम, तो रुपये का सिंबल देना जरूरी है। देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आपने जो एसेट को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करके जो आपको पैसे मिले वो आपको जितना मिला आप उसको यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद इससे आप माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर
आपने जो ट्रांसफर किया उसमें कुछ खर्चा आया होगा आपका, अगर आपका खर्चा आया है तो आप उस खर्चे को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा नेट कंसीडरेशन, आपको मिल जाएगा नेट कंसीडरेशन। इसके बाद आप क्या करोगे, आप ये जो एसेट ट्रांसफर किए आप भी कभी उसको एक्वायर किए होगे, कभी उसको खरीद के लाए होगे, तो जब खरीदने में आपका खर्चा लगा होगा उसको माइनस तो करोगे ना नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो लेस क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने उस प्रॉपर्टी को जितने में खरीदा था उसको माइनस कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, मान लो कि अगर आप कोई एक एसेट लेकर आते हो और वो एसेट में कुछ माइनर अगर कुछ रिपेयरिंग वगैरह आपने उसको करवाया, कुछ आपने उसको इम्प्रूव किया ताकि आप उसको इम्प्रूव करके बेच सकें, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जितना आपका लगा होगा आप उसको भी माइनस करोगे क्योंकि आपका तो खर्चा लगा है। तो आप लेस क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, उस एसेट को इम्प्रूव करने में अगर आपका कुछ खर्चा लगा होगा तो आप उसको उससे माइनस करोगे। इतना करने के बाद जो वैल्यू आया ये आपका आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दिस इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इस गेन के बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आप गवर्नमेंट जैसा बता रही है, मतलब इनकम टैक्स में जैसा बताया गया है उसके हिसाब से अगर आप इस गेन को कहीं कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हो तो भैया आपको इस गेन के ऊपर कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो लिखिए, इसी को कंटिन्यू कीजिए, लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 54 बी 54 डी 54 जी 54 जी ए, इतना सब सेक्शंस के अंदर जो जो बताया गया है वहां पर अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो पैसे तो उतने पैसों का आपको माफी मिल जाएगा। एंड लास्ट में अगर फिर कुछ बैलेंस बचता है तो दिस इज योर टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब इस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देख लीजिए एक बार, देख लिए। यस सर। ओके, ये तो था आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। अब हम देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कि उसमें क्या होगा। अब हम देखेंगे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसमें भी सेम फॉर्मेट बना लीजिए आप लोग। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, जैसा हमारा शॉर्ट टर्म में निकलता है ना ऑलमोस्ट 90% वैसे ही है इसका तरीका भी निकालने का।
बस कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत हमारा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वही हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एसेट बेच कर जो पैसे आए आप यहाँ पर उसको लिख दोगे। उससे लेस क्या करोगे आप, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, आपने जो ट्रांसफर किया उसका अगर कुछ खर्चा है और अगर आपने बियर किया वो खर्चा आप माइनस कर दोगे। जो निकल के आया ये आपका हो जाएगा क्या, नेट कंसिडरेशन। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म में क्या माइनस किए थे देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो यहां पर भी वही माइनस करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग, लेस इंडेक्स, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर क्या लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यस, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बस यही फर्क था, और बाकी थोड़ा सा नीचे एग्जाम्पशन में आएगा। तो जब इतना माइनस कर लोगे आप तो आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर इससे माइनस करोगे क्या, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 टू 54 GB, पूरा स्टार्टिंग से लेके आखिर तक, अगर उन सेक्शंस को आपने अगर वहां पर इन्वेस्ट कर दिया तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नेट जो बैलेंस अगर कुछ बचता है इफ एनी, देन दिस इज योर टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उतारिए, यस सर। ओके तो देखिए दोनों में फर्क अगर हम देखें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में अगर फर्क देखें तो सिर्फ और सिर्फ फर्क आपका कहां पर आ रहा है पता है आपको, आप लोग खुद देख के बताओ। इंडेक्स, यस, एक तो आपका यहाँ पर आ रहा है इंडेक्स वाला पार्ट, एंड दूसरा आपका एग्जेम्पशन। यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड है 54 बी डी जी और जीए, लेकिन यहाँ पर 54 से 54 जीबी तक, तो यहाँ पर लिस्ट लंबी है, ये वाली में लिस्ट लंबी है, बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हो। और यहाँ पर क्या ले सकते हो, लिमिटेड बेनिफिट ले सकते हो। क्यों, क्योंकि शॉर्ट टर्म है ना, और ये आपका लॉन्ग टर्म है, एंड यहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट आपका बीच में आ जाता है। अब देखिए इंडेक्स कॉस्ट है क्या, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आप लोग को पता होगा। क्या आपको पता है, आप में से किसी को पता है इंडेक्स कॉस्ट क्या होता है? नहीं सर। नहीं पता, चलिए छोटा सा हिंट देता हूँ, ठीक है। आज है 2020, 10 रुपीज 2 समोसा, फ्यूचर वैल्यू क्या? या फिर यस 1 समोसा। लेकिन यही चीज अगर मैं फ्यूचर आज से वैल्यू 20 साल पहले चले जाऊं 2000 में, तब 10 रुपए में 5 समोसे आते थे।
तो यहाँ पर क्या हो गया, जो रुपी है ना, रुपी का जो वैल्यू है वो पास्ट में जो था ना वो फ्यूचर में उतना नहीं होगा। दैट इज, इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं, जिस कंसेप्ट का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समझ में आया आपको? ये कंसेप्ट क्यों लाया गया, बहुत ज्यादा ही लॉजिकल है। देखो, मान लीजिए ईयर 1940 में आपके दादाजी ने एक घर खरीदा था 100 रुपए का। वो घर आज ईयर 2020 में आपने बेचा 1 करोड़ रुपए में। ठीक है, तो इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स वाले बोलेंगे कि सर आपके पास पैसा कितना आया, 1 करोड़ रुपए। चलिए ठीक है, उसका कॉस्ट माइनस कर देते हैं, जितना आपने खरीदा था 100 रुपए आपने खरीदा था, माइनस कर दो, बैलेंस कितना आ गया 99,99,900। सो दिस इज योर गेन। एंड इसके ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना, बहुत लंबे समय तक रखे हो, तो इस गेन के ऊपर आप 20% टैक्स पे कर दो। तो सोचो तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ का 20% मतलब इक्विवेलेंट टू 20 लाख रुपीज मुझे टैक्स का पे करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? ऐसा सीन हो जाता। तो जब ऐसा सीन हुआ ना, तो हमने गवर्नमेंट को बोला कि भैया गवर्नमेंट सुनो, ज्यादा आप एक्साइटेड मत होइए, ये आप जो 100 रुपये माइनस करने का दे रहे हो, आज की डेट में क्या 100 रुपये में घर आता है क्या? आप देखिए कि आज अगर हम इस घर को बेच रहे हैं, तो आज इस घर की इस 100 रुपए की, इस 100 रुपए की वैल्यू कितनी है, वो तो बताइए आप। समझ आपको? आप आज के डेट में इसकी वैल्यू क्या है वो पहले पता लगाइए, फिर उसको अलाउ करवाइए। तो हम जो वैल्यू निकालते हैं, हम उस वैल्यू को क्या कहते हैं, हम इंडेक्स टेबल रेफर करते हैं और इंडेक्स को अप्लाई करते हैं वैल्यू के ऊपर। तो जो हमको वैल्यू मिलती है वो आपका होता है इंडेक्स वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। मान लीजिए ईयर 2001 2002, इस साल में जो 100 रुपए था उसकी वैल्यू आज 2020 में कितनी है, करीबन करीबन अप्रोक्स 300 है। अप्रोक्स मतलब ये 100 का 300, 3 गुना रेट बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, आज की डेट में उसका वैल्यू निकालेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया आपको? तो ये जो वैल्यू आएगी 100 का जो 300 आ गया, दिस 300 इज नथिंग बट इंडेक्स्ड कॉस्ट। समझ में आया आपको? बताइए, क्या आपको ये समझ में आया? एनीबडी, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। किसी को भी नो डाउट सर। सब कुछ समझ में आया? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करने का। क्लियर? अब इससे रिलेटेड कुछ एक दो छोटे नोट्स अभी और लिखेंगे एंड कल की क्लास में फिर इसका कुछ हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इसमें कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसको जरा अपडेट करते हैं। लिखिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखिए इसके अंदर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, full value of consideration is the amount of consideration is the amount of consideration
रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीव्ड और रिसीवेबल by the transferer, by the transferer without making any deduction, without making any deduction therefrom. अब कंसिडरेशन क्या हो सकता है, आपको कैश में भी मिल सकता है, काइंड में भी मिल सकता है ना। मान लो आपको ये घर खरीद रहे हो, तो जिससे घर खरीदे आप उसको पेमेंट कैश में भी दे सकते हो, या बदले में आप उसको सोना दे सकते हो, गोल्ड दे सकते हो, है ना। इट मींस जब कंसिडरेशन की बात आती है तो कंसिडरेशन में बी इन कैश और इन काइंड। तो आगे कंटिन्यू कीजिए। इफ इन कैश, अगर आप कंसिडरेशन कैश में अगर देते हो तो क्या होगा, टेक एक्चुअल अमाउंट, टेक एक्चुअल अमाउंट, जितना अमाउंट आपने एक्चुअल में पे किया उस अमाउंट को आप कंसिडर कर लीजिए। लेकिन आपने कंसिडरेशन जो पे किया या फिर आपको जो मिला, इफ इट इज इन काइंड, फॉर एग्जांपल गोल्ड बार, अगर आपको सोना का टुकड़ा मिला 10 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम ऐसे कुछ मिला, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में एज पर सेक्शन 50D टेक फेयर मार्केट वैल्यू, टेक फेयर मार्केट वैल्यू wherever consideration is not ascertainable, is not ascertainable or cannot be determined, or cannot be determined. Cannot be determined, यहां तक लिख ली तो मुझे बताइएगा। यस सर। हो गया। देन एक और इंपॉर्टेंट नोट है, वो लिख लेते हैं और आज का क्लास वाइंड अप करते हैं। लिखिए, इसको स्पेशल नोट देके लिखिए, इसको लिखिए स्पेशल नोट। हेडिंग है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, full value of consideration in case of land and building, in case of land and building। तो लिखिए इसके अंदर इफ वैल्यू एडॉप्टेड, पहले लिख लीजिए फिर डिस्कस कर दूंगा मैं। इफ वैल्यू एडॉप्टेड बाय स्टाम्प वैल्यू अथॉरिटी, बाय स्टाम्प वैल्यू अथॉरिटी exceed 105% of consideration received or accruing, comma, then only
stamp value is adopted as full value of consideration, so received, sorry, full value of consideration, otherwise consideration so received shall be the full value of consideration. ठीक है, कंटिन्यू कीजिए इसको। Transaction which are not registered, transaction which are not registered with stamp duty authority, with stamp duty authority and executed through agreement, and executed through agreement to sell, or power of attorney, or power of attorney are also included in section 50C. नाउ अगर कुछ वैल्यू को लेकर डिफरेंस हो जाए ना, आप कुछ एक वैल्यू बोलते हो और आपका इनकम टैक्स ऑफिसर कुछ अलग वैल्यू बोलता है, तो ऐसे डिस्प्यूट के केस में हम क्या करते हैं, हम वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकते हैं, वैल्यू करवा सकते हैं और फिर आगे काम को बढ़ा सकते हैं। तो लिखिए, बस छोटा सा 5 मिनट और दीजिए, खत्म हो जाएगा। लिखिए, डिफरेंट सिचुएशन इन रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, वैल्यूएशन ऑफिसर 3 सिचुएशन हो सकता है हमारा। पहला, वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर is higher than the value by stamp value authority। अगर ऐसा कुछ केस हो तो कंसिडरेशन क्या लेंगे, कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू स्टाम्प वैल्यू अथॉरिटी। ठीक है, वीओ, वीओ मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर, एसवीए मतलब स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, सी मतलब कंसिडरेशन। आज सिर्फ लिख लीजिए, कल की क्लास में इन सबको डिस्कस करेंगे। इसमें लिखिए नेक्स्ट, वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज लोअर देन स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी बट मोर देन वैल्यू बाय एसएससी। तो उस केस में कंसिडरेशन क्या ले लेंगे, वैल्यूएशन ऑफिसर का जो वैल्यू है
वो लेंगे। थर्ड वाले सिचुएशन में वैल्यू बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज लोअर देन वैल्यू बाय एसएससी, तो उस केस में कंसिडरेशन क्या ले लेंगे, एसएससी वैल्यू, जो एसएससी ने कहा वो वैल्यू हम ले लेंगे। आई नो आपको अभी ये कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी, बट मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ कल की क्लास में जब हम इसको डिस्कस करेंगे हर एक टर्म आपको समझ में आ जाएगा, एंड उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल नंबर्स। तो बताइए क्या आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया है? Yes, sir. ओके, कुछ पुराना कुछ नोट्स पहले का बाकी है तो मुझे बताइए, आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ बाकी है? नहीं सर। ओके, तो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक Okay. यू सर। चलिए बाय बाय, Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।